हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आई होप तुम सब बढ़िया होगे। ठीक है। और क्या पूछना है? हाँ, और तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। ठीक है। और पढ़ाई करते रहो। ठीक है। हर रोज़ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो। कम से कम मैं ये कहूँगा कि तुम आधा घंटा बायोकेमिस्ट्री के लिए ज़रूर निकालो हर रोज़। ठीक है। और वो किसके लिए? रिएक्शन रिवाइज करने के लिए। ठीक है। जितना तुम रिएक्शन रिवाइज करोगे ना, उतनी ही तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। ठीक है। सबसे बढ़िया यही होता है, यही चीज़ है कि हर रोज़ बायोकेमिस्ट्री आधा घंटा, आधा या 45 मिनट आपको हर रोज़ देने ही है बायोकेमिस्ट्री के लिए, पढ़ने के लिए। समझ रहे हो? तो अब आते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म। टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया था कि उसके यूजेस क्या क्या थे। मेलेनिन सिंथेसिस था, कैटाकोलमिन और थायरॉयड हार्मोन। ये सब मैंने उनके सिंथेसिस बताए थे, बट थायरॉयड हार्मोन का नहीं बताया था। वो तुमने फिजियोलॉजी में पढ़ रखा है। ठीक है। ठीक। अब आज हम पढ़ते हैं क्या? आज हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। ठीक है। कैटाबॉलिज्म और टायरोसिन मतलब टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक। सॉरी। ठीक। ठीक। तो टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है क्या? टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म जो मैंने पहले पढ़ाया था वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म कैसे होता है? देखो, पहली बात समझते हैं कि टायरोसिन बनता कैसे है। तो जो फिनाइल एलेनिन है, ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में। ठीक है। एंजाइम का नाम पता ही है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन आता है? टेट्रा हाइड्रोबाइप्टेरिन डाइहाइड्रोबाइप्टेरिन में कन्वर्ट होता है। फिर ये डाइहाइड्रोबाइप्टेरिन टेट्रा बाइप्टेरिन में कन्वर्ट होता है। कब होता है? जब NADPH आता है ना। और यहाँ NADP प्लस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा आता है ये वाली रिएक्शन कराने के लिए? डाइहाइड्रो बाइप्टेरिन रिडक्टेज। ठीक है। डाइहाइड्रोबाइप्टेरिन रिडक्टेज। ठीक है। अब सुनो, अब देखो, ये टायरोसिन जो होता है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट जिसे तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो PHPP। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है? टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज। टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज। ठीक है। इतना समझ आया? ठीक। अब एक बात समझना, टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज। ठीक। देखो, एक बात समझना, मैंने यार ट्रांसअमाइनेज एंजाइम आया है ना। तो ये समझना, देखो फिनाइल एलिलिन से क्या बना है? टायरोसिन। वो कैसे बना है? बस हमने हाइड्रोक्सिलेशन किया है, मतलब हमने फिनाइल एलिलिन में एक OH जोड़ दिया है तो टायरोसिन बन गया है। इसका मतलब देखो, फिनाइल एलिलिन में एलिलिन अमाइनो एसिड है, इसलिए, और इसका मतलब टायरोसिन में भी एलिलिन अमाइनो एसिड है। ठीक है। अब इसको ध्यान समझो, ये देखो, ये पायरुवेट बना है। मैंने तुम्हें ट्रांसअमाइन रिएक्शन में बताया था कि एलिलिन जो होता है वो आपका पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आया है? ट्रांसअमाइनेज, जिसने क्या किया, जो टायरोसिन में एलिलिन था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पायरुवेट में। और इसका जो OH ग्रुप जुड़ा होता है, कहाँ जुड़ा होता है? हाइड्रोक्सी पोजिशन में, वो सॉरी पैरा पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है। और कौन सी देंगे इस पर? फिनाइल या बेंजीन। ठीक है। इतना समझ आया? तो ये एंजाइम ध्यान रखना कौन सा है? टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज। ठीक है। ठीक। अब सुनो, अब ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट जो होता है वो आपका कन्वर्ट होता है किस में? होमोजेंटिसिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है? होमोजेंटिसिक एसिड में। ठीक। कौन सा एंजाइम आता है? PHPP हाइड्रोक्सिलेज। PHPP हाइड्रोक्सिलेज। देखो, PHPP का मतलब क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। ठीक है। ठीक। अब ये होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है ये आपका किस में कन्वर्ट होता है? मेलिल एसीटेट में। ठीक है। ठीक। अब ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे कौन सा आता है एंजाइम? होमोजेंटिसिक एसिड डाईऑक्सीजिनेज।
ठीक है, होमोजेनेटिक एसिड डाइऑक्सीजन। अब ध्यान समझना, देखो जब इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, डिफिशियंसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो कौन सा डिसऑर्डर होता है? एल्केप्टोन्यूरिया। तो ये आज मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अब देखो मैलर एसिटोएसिटेट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूमेरल एसिटोएसिटेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये आइसोमर ही तो है, मेलेलिल और फ्यूमेरल, ठीक है। कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे? देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मेलेलो एसिटोएसिटेट, जिसे तुम MAA लिख सकते हो, ठीक है, माँ से याद रख सकते हो इसको, मेलेलो एसिटोएसिटेट, ठीक है। और आइसोमेरेज, पूरा नाम क्या है? मेलिल एसिटोएसिटेट आइसोमेरेज, क्योंकि आइसोमर है ना दोनों, तो आइसोमेरेज एंजाइम आएगा। इस एंजाइम को किसकी जरूरत पड़ती है? ग्लूटाथायोन की, ठीक है, याद रखना किसकी जरूरत पड़ती है? ग्लूटाथायोन। अब ये फ्यूमेरल एसिटोएसिटेट, देखो इसमें दो कंपाउंड जुड़े हुए हैं, कैसे? एक तो फ्यूमेरल जुड़ा है और एक एसिटोएसिटेट, तो ये टूट जाता है दो में, एक बना देगा फ्यूमेरेट और एक बन जाएगा एसिटोएसिटेट, ठीक है। और ये आगे चल के आपके यूज़ होंगे, ठीक है। ये कहाँ जा सकता है? ये ग्लूकोजेनिक, मतलब ग्लूकोज जनरेट कर सकता है, ठीक। और इफ एसिटोएसिटेट कहाँ जा सकता है? ये कीटोजेनिक है, मतलब कीटोन बॉडी बना सकता है, ठीक है। इतना समझ आया? ये ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक आगे पढ़ाऊंगा, अभी इतना समझो कि फ्यूमेरेट जो है वो ग्लूकोजेनिक है, मतलब ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर सकता है ये, और एसिटोएसिटेट आपका कीटोजेनिक है, मतलब कीटोन बॉडी सिंथेसिस कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा? फ्यूमेरल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज, ठीक है, इतना समझ आ? ठीक है, ठीक। अब सुनो, देखो जब हाँ ये समझ लो कि जो टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज की जब डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक, क्रॉस का मतलब है डिफिशियंसी, तो इसमें कौन सा टायरोसिनीमिया होता है? कौन सा डिसऑर्डर होता है? टायरोसिनीमिया टाइप 2, ध्यान रखना इसको, ठीक है। जब इस एंजाइम की डिफिशियंसी होती है तो कौन सा टायरोसिनीमिया होता है? टायरोसिनीमिया टाइप 2, ठीक। अब सुनो, जब इस एंजाइम की कंप्लीट डिफिशियंसी हो जाती है, क्रॉस का निशान समझ गए ना, कंप्लीट डिफिशियंसी, तो इससे कौन सी होती है? टायरोसिनीमिया टाइप 3, ठीक है, ध्यान रखना। और जब इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सा टायरोसिनीमिया होता है? टायरोसिनीमिया टाइप 1। तो बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, इसमें टायरोसिनीमिया, जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो टायरोसिनीमिया टाइप 3 होता है, इसकी डिफिशियंसी होती है तो टायरोसिनीमिया टाइप 2 होता है, इसकी डिफिशियंसी होती है तो टायरोसिनीमिया टाइप 1 होता है, ठीक है। लेकिन मैं फोकस किस पे करूँगा आज? होमोजेनेटिक एसिड डाइऑक्सीनेज की जब डिफिशियंसी होती है तो कौन सा डिसऑर्डर होता है? एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। अब उस पर आते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया पे। देखो एल्केप्टोन्यूरिया क्या है? एल्केप्टोन्यूरिया में आपका सबसे पहले डिफिशियंसी किस एंजाइम की होती है? होमोजेनेटिक एसिड डाइऑक्सीजनेज की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कौन सा सब्सटेंस एक्यूमुलेट होगा। देखो अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो जो होमोजेनेटिक एसिड होगा ये आपका मेलिलो एसिटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसकी डिफिशियंसी होगी तो ये क्या होगा? ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक। तो एक्यूमुलेट कौन होगा? होमोजेनेटिक एसिड। राइटिंग समझ आ रही है ना मेरी? ठीक है, हाँ मैं छोटा लिखता हूँ थोड़ा, लेकिन हाँ पता है मुझे ख़राब है मेरी राइटिंग, लेकिन ठीक है, ठीक है। एक्यूमुलेशन होमोजेनेटिक एसिड की ये क्या होता है? इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, ठीक। अब समझना, अब ये क्या करता है? देखो ये जो होता है ना, ये जैसे ही इकट्ठा होता है, ठीक है, तो ये कहाँ पर इकट्ठा होने लगता है? देखो एक तो एक कार्टिलेज में इकट्ठा होता है, ठीक है, आपका कनेक्टिव टिश्यू में इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में इकट्ठा होने लगता है,
जो इनवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, इनवर्टिब्रल डिस्क, वहाँ पे ये इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो ये इकट्ठा होने लगता है, ठीक। अब ध्यान समझना, देखो बच्चों सुनना, अब जब ये होमोजेनेटिक एसिड आपका कार्टिलेज, इनवर्टिब्रल डिस्क या कनेक्टिव टिश्यू में इकट्ठा होने लगता है ना, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्रोनोसिस, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या होता है, होमोजेनेटिक एसिड आपका इकट्ठा होने लगता है कार्डियक, कनेक्टिव टिश्यू, इनवर्टिब्रल डिस्क में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्रोनोसिस बोलते हैं, ठीक है, ठीक। अब आओ क्लिनिकल फीचर में। क्लिनिकल फीचर क्या है? क्लिनिकल फीचर देखो, लोअर बैक पेन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि होमोजेनेटिक ऐसे आपका इनवर्टिब्रल डिस्क में इकट्ठा होता है, तो क्या होगा, लोअर बैक पेन होता है, ठीक है। और एक बात बहुत चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि टीचर पूछता है इसमें कि क्या मेंटल रिटार्डेशन होता है, तो तुम बोलोगे नहीं, ठीक है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता, ठीक। अब ध्यान से समझो, अब एक और चीज़, ठीक है, एक और चीज़ है, और क्या होता है, देखो डार्कनिंग एंड थिकनिंग होने लगती है, किसकी, ऑफ आई कार्टिलेज की, ठीक है, ठीक। चौथा सिम्टम इसका ये है कि ब्लूइश ब्लैक डिसकलरेशन होने लगता है, किसका, ऑफ वाइट आइज का, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हें सिम्टम ध्यान रखने हैं, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ध्यान समझना। देखो तुमने इस डिसीज़ को एल्केप्टोन्यूरिया क्यों बोला? एल्केप्टोन्यूरिया इसलिए बोला क्योंकि ये होमोजेनेटिक एसिड जो होता है ना, ठीक, ये पॉलीमराइज होके, ठीक है, आगे चल के क्या बनाता है, एल्केप्टोन बॉडीज। देखो सुनो, ये अकेला ही नहीं है जो पॉलीमराइज होकर एल्केप्टोन बॉडीज बनाता है, मतलब इसके संग और भी अदर कंपाउंड क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। मतलब होमोजेनेटिक एसिड पॉलीमराइज होता है और अदर कंपाउंड भी इसके संग मिलते हैं, ठीक है, जिसके जो कि क्या बनाते हैं, एल्केप्टोन बॉडीज। और यही एल्केप्टोन बॉडीज आपके यूरिन में मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया। इतना समझ आया बच्चों? और ये ऑक्रोनिस से समझ आ गया, ठीक है, चलो बढ़िया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि समझ आया कि नहीं, ठीक है, हो, ठीक है बच्चों। और एक बात सुनो, देखो जब क्लिनिकल, देखो अब क्या होता है कि जब कोई भी इंसान, ठीक है, जब वो उसका यूरिन जो होता है, जब वो एक्सपोज होता है ना एयर में, ठीक है, जब जिस बंदे को एल्केप्टोन्यूरिया हो रखा होता है तो उसका यूरिन जब एयर में एक्सपोज होता है ना, तो उसका यूरिन पता है किस कलर में चेंज हो जाता है, वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। समझ में आई? वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्यों हो जाता है? होमोजेनेटिक एसिड की वजह से। समझ रहे हो बच्चों? इतना समझ आया? तो उसका यूरिन जो होता है वो आपका जब एक्सपोज होता है एयर में तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों? होमोजेनेटिक एसिड। कैसे? क्योंकि उसमें एल्केप्टोन बॉडी, क्योंकि होमोजेनेटिक एसिड पॉलीमराइज होता है और अदर कंपाउंड भी मिलते हैं जो कि एल्केप्टोन बॉडी यूरिया में आते हैं। जब ये एक्सपोज होते हैं बॉडीज़ वगैरह तो ये किस में, यूरिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक कलर में। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? तो इतना ही था तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हें बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और कैटाबॉलिस तुम्हारा ख़त्म हो गया टायरोसिन का, ठीक है। और क्या था? बस यही था, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और देखो बेटा ध्यान रखना, MBBS में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना, फिर उसके बाद आपकी पढ़ाई जो भी है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो करे पढ़ाई में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि भैया मुझे ये समझ नहीं आया। और यार अब इतने वीडियो के बाद मैं बोल रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सो ठीक है, अब पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।